नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो के साथ। देखिए, पराग मिल्क फूड शेयर के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या पराग मिल्क फूड शेयर को आप खरीदने का सोच रहे थे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है। और दूसरी बात, पराग मिल्क फूड शेयर को अगर आप एवरेज भी करना चाहते हो ना तो ये वीडियो में बने रहना। दोस्तों, पराग मिल्क फूड शेयर ने आज 13% से ज्यादा की तेजी दी है, जिसकी बदौलत आई थिंक सबकी नजर इसके ऊपर जा रही होगी। पिछले 5 दिनों में पराग मिल्क फूड शेयर का अगर आप लोग देखो तो 11% का रिटर्न दे चुका है। एक महीने का रिटर्न देखोगे तो 19% का है। तो तकरीबन पिछले एक महीने से ही इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो पराग मिल्क फूड शेयर आप लोगों के लिए कितना अच्छा है, एवरेज के लिए कितना अच्छा है, या फिर नया निवेशक इसमें कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, आइए A to Z सारी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं। उसके पहले एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। सीखना चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है शेयर मार्केट बेसिक टू हीरो प्राइस एक्शन, ठीक है। तो इसे देख लेना, A to Z सारी इंफॉर्मेशन सीख जाओगे, पता लगा लिया करोगे कहां बाइंग करनी है कहां सेलिंग करनी है। तो सबसे पहले देखो, जब किसी स्टॉक को खरीद लेते हो ना तो उसके बाद ये जरूर देखा करो कि मैं किसके साथ बैठा हूं, या खरीदने का सोच रहे हो तो ये भी जरूर सोचा करो कि मेरे साथ और कौन खरीद कर बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले प्रमोटर की हिस्सेदारी 42% की है। ज्यादातर 50% को अच्छा माना जाता है, लेकिन 42% की भी हिस्सेदारी कोई बुरी नहीं होती है। इसी के साथ अगर FIs और DIs का डेटा को मिला लिया जाए तो FIs का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8% से ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। DIs का डेटा यहाँ पर 6% से ज्यादा है, यानी कि 7% ही आप कह लो। तो ये अच्छी बात है कि इसमें बड़े निवेशक का भी निवेश हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप ऊपर के भाव पे ले चुके हैं, क्योंकि ये लोग भी बैठे हैं। लेकिन जिस दिन इन्होंने सेलिंग अच्छी खासी करना शुरू की उस दिन आपको घबराने की जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि FIs ने बेचा तो आप बेच दो, नहीं। देखो, जब FIs बेचते हैं और DIs खरीदते हैं तब अच्छा या बुरा संकेत कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन जब दोनों FIs भी बेच दें, DIs भी बेचना शुरू करें, तब थोड़ी सी बुरी खबर होती है कि आने वाले समय में कुछ बैड हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। फिलहाल के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, आपने एक अच्छे स्टॉक में निवेश किया है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर इस स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, क्योंकि वो बहुत निर्भर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने किसी स्टॉक को लिया है तो वो कहीं ना कहीं एवरेज जब करनी होती है ना तो हमें पता होना चाहिए कि वो फंडामेंटली अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पर अगर रेवेन्यू देखोगे इस कंपनी का तो हमें दिख रहा है कि रेवेन्यू पिछले 3 सालों से इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। 3100 करोड़ कुछ का रेवेन्यू था, लेकिन यहां पर नोटिस करो प्रॉफिट इतना अच्छा खासा नहीं है। जिस तरह से उसका रेवेन्यू बढ़ा है उस तरह से प्रॉफिट बढ़ा नहीं है। तो हो सकता है इन्होंने अपने लोन के कर्जे को खत्म किया हो बीच में कुछ, ठीक है। तो हम लोग इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, कंपनी की पहले यहाँ पर बहुत बड़ी जो एक रिस्क मतलब रेशो जो थी वो 0.93 की थी। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने उसे खत्म करके आज 0.67 पे लाया है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि कंपनी अपने कर्जे को खत्म कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बात ध्यान में आप लोग रख लीजिए, ठीक है। तो अब दूसरी चीज, हम लोग की नेट प्रॉफिट तो है, क्या नेट प्रॉफिट को कैश में हो रहा है? देखो, समटाइम क्या होता है, कंपनी दिखा देती है प्रॉफिट, लेकिन खुद काम करने के लिए पैसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या दिखा रही है, प्लस में है और ये इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखा करें कि कैश फ्लो प्लस में हो तो बहुत अच्छी बात रहती है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हो, यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रही है उसको कैश में भी कन्वर्ट जो है वो कर पा रही है। ये अच्छी बात है, ठीक है। अब हम कहाँ आएंगे? अब आएंगे इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में हमें ये पता चलेगा कि इसके एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, आखिर कंपनी का जो कैश रिच है वो कितना है कंपनी के पास कैश, क्योंकि कैश होना बहुत जरूरी है। तो हम जो भी देखेंगे कंसोलिडेशन, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि जब भी फंडामेंटल देखो कंसोलिडेशन के बेसिस पे मिले तो बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, सारे बिजनेस की जो गुत्थी होती है ना वो आप लोगों को दिख जाती है। तो यहाँ पर देखो, इसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 119 करोड़ का है।
रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा है कंपनी के पास, ये बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये कर्जा मैंने आपको पहले ही बता दिया, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग ये रही। इसके अलावा नीचे आते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, इनको जो पैसा आने वाला है 244 करोड़ है, बट इनकी आगे देनदारी भी तो होगी, तो वो मैंने आपको बताई नहीं, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान जो है उसके ऊपर ज़रूर रखें। तो यहाँ पे ट्रेड पेएबल 216 करोड़ है, ये इन्होंने आगे पैसे देने हैं, और ये जो 244 करोड़ है ये इन्होंने है, यानी कि इनके जो वेंडर्स होते हैं, समझ लो, ठीक है, जिनके साथ ये बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उनसे पैसे इनको आने हैं। इसके अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट ये है, तो कंपनी तो कैश रिच है, लेकिन बोलूँगा मैं ज़्यादा कैश रिच नहीं है। अगर आप सोचे बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा कैश सस्टेन कर रही है, नहीं, मैं नहीं बोलूँगा इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ काम चलाऊ ज़रूर है, काम चला रही है, अच्छे से काम कर रही है, ये कहना चाहूँगा। आने वाले समय में और भी अच्छा कर सकती है। तो आप लोगों को किस चीज़ पे फोकस करना है? आप लोगों को थोड़ा सा अगर फोकस करना है ना, वो ये करना है कि देखो रेवेन्यू के साथ साथ जैसे जैसे अगर इसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो ना, नेट प्रॉफिट भी बढ़े, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो अब मैं आपको, आप बोलोगे यार प्रॉफिट में तो है, लेकिन यार 3100 के करीब आप 90 देख रहे हो, यानी कि ये कितना हो गया, बहुत ही कम परसेंट, बहुत ही कम मार्जिन है इसका, ठीक है। तो इसी के कंपैरिजन में आप बाकी कंपनीज देखिए, आप नेस्ले देखिए, नेस्ले के भी प्रोडक्ट्स आते हैं। यहाँ पर देखो इसकी नेट सेल कितनी है, 20,201 करोड़। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 3231 करोड़। इसका कितना है, 16,000। इसका प्रॉफिट कितना है, 2137 करोड़। इसका कितना है, इतना। इसका ये, इसका इतना, इसका ये देखो, इसका देखो, है ना। तो अब प्राइस भी इसका देखोगे तो कितना बड़ा है। तो हमें ये ज़रूर देखना है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने परसेंट पे हैं। अब आपको नॉर्मल मैं एक चीज़ बताऊं, देखो कैलकुलेटर लेते हैं, आप देखो मार्जिन, देखो इसको, मार्जिन को जब आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगी। देखो इसका देखते हैं, 90 डिवाइड बाय 3138 इंटू 100, तो कितना आ रहा है, 2.86% आ रहा है कुछ, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। ये है। अब आप नेस्ले का देखो, ठीक है, नेस्ले का देखते हैं, जस्ट वेट करिएगा। और क्लिक हो गया मुझसे, हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, ये रहा। चलो नेस्ले पे आ जाते हैं। तो नेस्ले का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 3231 करोड़ का, डिवाइडेड बाय कितना है, 20,201 इंटू 100, कितना है, देख रहे हो, 15। देखो कितना डिफरेंस है यार। तो इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। अब इसका ही आप लोग देख लीजिए, दूसरे का 2137 है, ठीक है, 37 है, डिवाइड बाय 16,769 इंटू 100, इसका देखो है ना 12। अब आप इस जैसे जैसे देखोगे ना ये बढ़ेंगे, तो सबसे कमज़ोर कौन है, यही दिख रही है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इतना आप ज़्यादा ना सोचें इसके बारे में कि भैया बहुत अच्छी फंडामेंटली है, तो वो चीज़ नहीं है। आने वाले समय में इसके ऊपर ध्यान रखो, 10% के करीब करीब अगर ये प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती है, रेवेन्यू का 8-9% भी, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ जब दिखे रेवेन्यू के साथ परसेंटेज में, तो वो बहुत अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल की, ठीक है। तो मैं फंडामेंटली ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ओके कंपनी है। देखो फंडामेंटली सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जो इंट्राडे प्लेयर हैं, या फिर अगर कोई पोजीशन बनाने का सोच रहा है ना इंट्राडे वाला, तो वो इस लेवल पे आए, 190 193 पे मिले तो वहाँ बाइंग करने का सोचो। ये स्विंग के लिए है। स्टॉप लॉस मैक्सिमम आप 179 या 176 का लगाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंट्राडे वाले पोजिशनल वाले तो स्टॉप लॉस लेके चलें। बाकी देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये ब्रेकआउट पे अभी कैंडल जो है ना वो क्लोज नहीं हुई है। कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं बता दूं 213 रुपये का, ठीक है, 213 रुपये का एक रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल उसके पास आकर ही खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे
फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं बनती। 213 के ऊपर अगर ये सस्टेन होकर निकला ना, या फिर कोई भी ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट क्या होता है, क्या करेगी ये, क्या करेगा, यहाँ आएगा, कुछ इस तरह से सस्टेन करेगा और फिर एक ब्रेकआउट दे देगा। तो उस ब्रेकआउट में चाहे आप 4 घंटे का, 1 डे का, 1 आवर का टाइम फ्रेम लेके, ध्यान रखना 213 के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, 213 के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट आता है 1-2 हफ्ता सस्टेन होने के बाद, तो ये स्टॉक सीधा आप लोगों का 321 पे जाएगा। और आने वाले समय में मैं बात करूं अगर 26 तक भी, तो ये आपको 450-500 आराम से स्टॉक ये जो पैसा है वो दे सकता है। लेकिन 213 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए और एटलीस्ट बीबी ब्लास्ट होने दीजिए वीकली। अब ये बीबी ब्लास्ट क्या होता है, बीबी ब्लास्ट होता है बुलिंगर बैंड के साथ चलना। जैसे ये यहाँ पे चलना शुरू हुआ था ना, जब इस तरह से चलना शुरू हो गया ना, ये ऊपर वाली लाइन के साथ ये ऊपर की तरफ मुड़ गई, तो तब इसमें आपका ना बहुत अच्छे तरीके से अप ट्रेंड आ जाएगा। 2 से 3 कैंडल एटलीस्ट इस बीबी के साथ इस तरह बिल्कुल चलनी चाहिए, फिर आप कह लो कि भैया आ गया अप ट्रेंड, अब चल पड़ेगा। और 213 के ऊपर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नीचे की तरफ अगर ये 176, 162 आता है, तो जिन लोगों ने ऊपर लिया था उनके लिए एवरेज का एक अच्छा मौका रहेगा, इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लेवल मार्क करके अपने पास रख लो। बाकी मैं बोलना चाहूँगा कि जो अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छी लग रही है चीज़ें, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, अभी हड़बड़ी नहीं करनी है, इस लेवल पे बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। जिन्होंने ऊपर लिया है वो नहीं सोचें कि अब चल पड़ा है एवरेज कर लूँ, नहीं, आप रेजिस्टेंस के पास हैं। 213 के ऊपर 2-3 हफ्ते सस्टेन होने दीजिए, कोई बात नहीं, अगर भाग जाएगा तो भागने दीजिए, एटलीस्ट आपने ऊपर लिया, आने दो, अपने प्राइस पे आने दो, ठीक है। फ्रेश एंट्री के लिए 213 के ऊपर ही एंट्री करो, या फिर फ्रेश एंट्री 176, 162 के पास, लेकिन कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं की जाती है। जो फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक होता है वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री की जाती है, लेकिन सेफेस्ट बेस्ट बेट वहीं रहती है कि जब किसी लेवल के पास स्टॉक आता है तो वहाँ ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो ज़रूर बनता है। देखो, अगर आप जैसे कि यहाँ पर देखोगे इस एरिया में, तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि इसने कहीं ना कहीं 1 डे के बेसिस पे या कहीं एक ब्रेकआउट दिया होगा। देखो, मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ, देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो, ये बना था ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बना, रीटेस्ट हुआ, ऐसा ऐसा करके अब चल रहा है ना। तो किसी भी लेवल पे आकर एक स्टॉक ब्रेकआउट जरूर देता है, फिर ही वो चलना शुरू करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता एकदम से भाग जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं भी देखोगे एकदम से भाग गया, तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं ब्रेकआउट्स, ये बात ध्यान रखना। तो आराम से जब आपको स्टॉक ने प्रॉफिट देना है, वो प्रॉपर आपको मौका देगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। ऊपर की तरफ 321 का, 213 के बाद रेजिस्टेंस रहेगा, अगर एकदम से यहाँ पहुँच जाता है तो फिर आपको 321 का वेट करना होगा। तो ये है पूरा वीडियो का सार। अच्छा लगा वीडियो, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है।